नमस्कार। गजब हो रहा है, अजब हो रहा है। सिर्फ मई के महीने में ईडी को फिर पड़ गई सुप्रीम कोर्ट की लतार, फिर वही मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो आइए, कौन सा वह लेटेस्ट मामला है जिसमें ईडी को फिर करनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम नजरों का सामना। हम करते हैं आज के अपने एपिसोड में उसका पूरा पर्दा फाश। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस एपिसोड में एक नहीं दो बड़े मामलों, और वो भी दो बड़े मामले, 4 बड़े मामलों के बाद मेरा लगातार एपिसोड इस वक्त ईडी पे रहा है। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ है उस विषय पे रहा है। आपने उसको भरपूर प्यार दिया है, उसके लिए आपका भी धन्यवाद है। तो इसीलिए श्रृंखला को मैं जारी रख रहा हूं कि ये 2 बड़े मामले फिर से सुप्रीम बम विस्फोट का कारण बन गए सुप्रीम कोर्ट में। देश की सबसे बड़ी अदालत में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके हद में रहकर काम करने की सख्त चेतावनी दी। कानून के हद में रह के, अपने औकात में रह के काम करने की बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने चौथे बड़े मामले में। पहला केस है जो तमिलनाडु से आता है। और देखिए, जब पिछले केसों में जो बात हो रही थी वो छत्तीसगढ़ का लिकर घोटाला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का सामना करना पड़ा ईडी को। सुप्रीम कोर्ट को सख्ती का सामना करना पड़ा एडिशनल एडवोकेट जनरल एसबी राजू के बयान से भी। फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। अभी ये कुछ चल ही रहा था कि ये 2 बड़े मामले, एक साउथ से और एक नॉर्थ से, एक तमिलनाडु से, एक उत्तर प्रदेश से, एक चेन्नई से, एक गोरखपुर से, आ गए सुप्रीम कोर्ट। पहला केस तमिलनाडु के टैक्समेट घोटाला और दूसरा केस उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता विनय शंकर तिवारी के बैंक फ्रॉड का मामला। जी हां, विनय शंकर तिवारी वही बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र और सपा के बड़े नेता। दोनों ही मामलों में एक लाइन में अगर कोर्ट ने ईडी से कुछ कहा तो वो यह था, सुनो, देश में तुम्हारा राज नहीं है, तुम मालिक नहीं हो देश के, तुम राजकाज नहीं चलाते, तुम मुखिया नहीं हो। यह देश संवैधानिक है, यह देश लोकतांत्रिक है, यह देश चलता है संविधान और लोकतंत्र से। पहले आइए समझते हैं हम टैक्समेट घोटाले तमिलनाडु में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को। मार्च 2025 में ईडी ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन अर्थात टैक्समेट के दफ्तर पर रेड मारी, डीएमके सरकार पर आरोप लगाया और शराब कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग की केस रजिस्टर कर। दिल्ली की तर्ज पर, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ईडी पहुंच गई रेड मारने इसी शराब घोटाले के नाम पर तमिलनाडु। ईडी ने प्रेस रिलीज, कार्रवाई करने के बाद ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की और उस प्रेस रिलीज में ही ईडी ने बिना सुनवाई के, बिना कोर्ट के, बिना राइट टू नेचुरल डिफेंस दिए अपना फैसला भी सुना दिया, फाइनल डिसीजन दे दिया, फाइनल जजमेंट दे दिया ईडी ने। लेकिन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोर्ट तो वही है, देश की सबसे बड़ी अदालत तो वही है। लोग वहां टकटकी लगाए आशा भरी नजरों से देखते हैं। उनको लगता है न्याय अगर नीचे की अदालत में नहीं मिला है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस मामले में न्याय करेगी। और
सुप्रीम कोर्ट में फिर से लगा 1000 वाट का करंट ईडी को छुला दिया सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को और दिया जबरदस्त झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैस्पक मामला और विनय शंकर तिवारी का मामला यह बताता है कि ईडी अपनी सारी हदें पार कर चुका है। पानी सर से ऊपर बहने लगा है पीएमएलए के नाम पर, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर। जस्टिस ने साफ पूछा कि क्या राज्य सरकार में उसकी ही एजेंसी, सरकार की एजेंसी पे ही छापा मारने का काम ही आपके जिम्मे बच गया है? कभी दिल्ली में मारते हो, कभी छत्तीसगढ़ मारते हो, अब तुम पहुंच गए तमिलनाडु। यही फुल टाइम जॉब है आप लोगों का? ये मैं नहीं कह रहा, ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो तत्काल प्रभाव से टैस्मक घोटाले जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जांच रोक दी, स्टे का आदेश दे दिया। यह पहली बार हुआ। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो आलम है, और ये बात मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूं, मुझसे कल ईडी के एक बड़े सक्षम और सीनियर अधिकारी ने कहा कि जिस राह पे सुप्रीम कोर्ट चल पड़ी है, ऐसा लगता है कि पीएमएलए कानून के और ईडी के दिन लद गए। कहीं सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म ही ना कर दे। तो साहब, यह पहली बार हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसी संस्था के द्वारा बर्बरता के तौर पर देखा, टॉर्चर के तौर पर देखा। डीएमके नेता के नेहरू ने इस मामले में कमेंट करते हुए कहा कि ईडी पूरी तरह से केंद्र सरकार का हथियार बन गई है। और यकीन मानिए, इस मसले में सुप्रीम कोर्ट का आया यह फैसला न सिर्फ तमिलनाडु के लिए बल्कि पूरे भारत के संघीय ढांचे के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अब आते हैं, शायद यह बयार जो सुप्रीम कोर्ट से चली है स्नेह अपने प्रभाव में देश की दूसरी अदालतों को भी ले रही है। और वह दिन दूर नहीं है जब मुझे लगता है कि जो पीएमएलए की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जहां जज दबाव में हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस को डिसाइड करने की या रिलीफ देने की, आज नहीं तो कल वहां से भी रिलीफ की नई बयार शुरू हो। और इसकी शुरुआत कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विनय शंकर तिवारी मामले में। जी हां, वही विनय शंकर तिवारी, बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के सुपुत्र, गोरखपुर के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से बड़े नेता। गोरखपुर की पूरी राजनीति ही इन तिवारी ब्रदर्स के नाम से चलती है। ईडी ने उन्हें अभी हाल में ही 754 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। आरोप यह था कि तिवारी द्वारा प्रमोटेड फर्म गंगोत्री इंटरप्राइजेस ने बैंक से लोन लिया था और फिर उन पैसों को घुमाया था। ईडी कहती है कि वो कंपनियां जहां वो पैसे गए वो फर्जी थी, वो सेल कंपनी थी। और ईडी ने यह कार्रवाई यह कहते हुए की थी कि उसके पास ठोस सबूत है। This was done on the basis of, on the claim of ED of having strong evidence. मगर कोर्ट ने जब कहा, फिर उसी छत्तीसगढ़ के मामले की तरह कि कहां है सबूत, तो ईडी बंगले छाप। और फिर क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विनय शंकर तिवारी को दे दी जमानत। क्यों? पिछले सप्ताह ही उस वीडियो को जाकर देखिए जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी से यही सवाल पूछा था, ये सबूत कहां है? खाली थैला लेकर चले आते हैं। तो साहब,
मिल गई विनय शंकर तिवारी को भी जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जो मैं कह रहा हूं कि बिहार चल पड़ी है दिल्ली से दौलताबाद की तरफ, आज नहीं तो कल पहुंचेगी आपके शहर और जिला न्यायालय में भी। धैर्य रखिए। तो जज साहब ने कहा ईडी से कि मेरे 3 सवालों का आप जवाब दे दीजिए कि मैं क्यों विनय शंकर तिवारी की जमानत रिजेक्ट न कर दूं। पहला सवाल, कोई पैसा, कोई मनी ट्रेल गंगोत्री इंटरप्राइज से विनय शंकर तिवारी के अकाउंट में मिला क्या आपको? कोई मनी ट्रेल है? ईडी का जवाब ना में था। दूसरा सवाल कि सिर्फ कोई व्यक्ति किसी फर्म का डायरेक्टर है और अगर वह फर्म मनी लॉन्ड्रिंग करती भी है तो सिर्फ डायरेक्टर होने से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे साबित हो जाती है? इसका भी जवाब ईडी के पास नहीं था। और वही हुआ पुराना खेल जो मैं अक्सर कहता हूं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। ईडी ने वही रटा रटाया टेप, वही रटी रटाई जवाब। साहब, मी लॉर्ड, वी गॉट रीजन टू बिलीव, और रीजन टू बिलीव कानून में वेल डिफाइंड है। इट कांट बी वेग, इट कांट बी इनकम्प्लीट। आपको लगता है, प्रतीत होता है, ये सब नहीं चलता कानून में, खास करके क्रिमिनल कानून में। आपको सॉलिड एविडेंस के आधार पर ही गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। और फिर क्या हुआ? फंस गई ईडी अपनी ही भाषा में, फंस गई ईडी अपने ही जवाब में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के तमाम फैसलों में कहा है कि देखिए, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी करते हैं तो आपको एक्यूज्ड व्यक्ति को लिखित रूप में कारण गिरफ्तारी का बताना पड़ेगा। लिखित रूप में आपको रीजन देना पड़ेगा फॉर अरेस्टिंग हिम, जो कि ईडी अक्सर टाल देती है। लिखित रूप में रीजन टू अरेस्ट नहीं देती है और यहीं से शुरू हो जाता है बेल की संभावना का खेल। और अब जिस बेल के लिए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा था, ऐसा लगता है कि वह बेल जल्द ही जिला न्यायालय से भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मिला करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या विनय शंकर तिवारी का मामला या टैस्मक घोटाला राजनीतिक है? मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी तो यही कह रही है। बट कानूनी चैनल है, मैं कानून की बात करता हूं, तो कोर्ट ने जो कहा वो सबसे बड़ा संदेश था कि ईडी को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। ईडी पे भी लगानी पड़ेगी कानून की नकेल, कानून की लगाम। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कई वर्षों से मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होता रहा हूं और मैं स्पष्ट करता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है, पर उसकी जांच भी उसी संवेदनशीलता से होनी चाहिए। सेम सेंसिटिविटी, जितना गंभीर अपराध है उतनी ही गंभीर जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप छोड़ दीजिए, ईडी को सशक्त बनाइए, बट अकाउंटेबल भी बनाइए, जवाबदेह भी बनाना पड़ेगा आपको। अगर हर विपक्षी नेता पर ईडी की रेड पड़ेगी, हर आरोप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो फिर यह जांच नहीं, यह कोई राजनीतिक स्क्रिप्ट बन जाती है, कोई फिल्मी स्क्रिप्ट दिखती है। हमारे संविधान की जो आत्मा है, जो मूल है, जो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो हमारी संविधान की वह जो आत्मा है वो कहती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड अगेंस्ट एनीवन। न कि आप मीडिया ट्रायल करके किसी भी व्यक्ति को अपराधी साबित कर देंगे, उसका कैरेक्टर एसिनेशन कर देंगे। अगर आपको लगता है इस वीडियो के बाद, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद,
कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और आपको यह भी लगता है कि ईडी को संविधान के दायरे में रखकर काम करनी चाहिए, तो हर उस व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचाइए जो आज डर के माहौल में इस देश में जीने को मजबूर है। नीचे कमेंट करिए, आपको कानून का राज चाहिए या सत्ता का। और ऐसे ही सटीक कानूनी विश्लेषणों के लिए जुड़े रहिए हमसे। मैं हूं जनता की आवाज डॉक्टर पांडे और संविधान की भाषा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कानून अब सिर्फ वकीलों की भाषा नहीं रही, यह आपकी ढाल है, यह आपका रक्षा कवच है। जानिए, समझिए और सवाल पूछिए डॉक्टर पांडे के साथ। धन्यवाद।